हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में पार्ट 2 रूसी क्रांति के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम इसका एक पार्ट देख चुके हैं, आपको बता चुके हैं रूसी क्रांति के बारे में थोड़ा सा। तो आज रूसी साम्राज्य के बारे में हम बताएंगे कि रूसी साम्राज्य कैसा था। वर्ष 1914 में जार निकोलस द्वितीय का रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर शासन था। मतलब 1914 में जार निकोलस जो है वो रूस का राजा था, शासक था। मॉस्को के आसपास के क्षेत्र के अतिरिक्त रूसी साम्राज्य में फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित थे। ये जो हैं बच्चों, ये उसके राज्य में आते थे। ये सब एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब उसके राज्य में सम्मिलित थे। यह साम्राज्य मध्य एशिया तथा प्रशांत महासागर तक फैला था। मध्य एशिया राज्य में जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो ये सारा रूस का साम्राज्य था। रूस में जो है, जब जार निकोलस द्वितीय शासक था उस समय उसका साम्राज्य यहाँ तक फैला हुआ था। रूस में सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को मानने वाले थे बच्चों? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। इस धर्म का उद्भव रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च में हुआ था। उसी के नाम पर ये पड़ा। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर निर्भर थी, जबकि यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40-50% से अधिक नहीं थी, जबकि रूसी साम्राज्य के कृषक आवश्यकता पूर्ति के अतिरिक्त बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। तो बच्चों, रूस में जो है अनाज की काफ़ी खेती होती थी और जो है इतनी खेती अधिक होने के कारण वो अनाज का बाहर भी निर्यात करते थे, बाहर भेजते थे। निर्यात मतलब बाहर भेजना और आयात मतलब मंगाना। उस समय उद्योग धंधे बहुत कम होते थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र थे। यद्यपि अधिकांश उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों के वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी स्थापित थे। अधिकांश कारखाने 1890 के दशक में आरंभ हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योग में विदेशी निवेश भी तेजी से हो रहा था। इन कारकों के चलते कुछ ही वर्षों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ क्षेत्रों में तो कारीगरों और कारखानों में मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। तो बच्चों, जब बाद में पहले जैसे खेती होती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे रूस में उद्योग भी स्टार्ट हो गए। 1900 तक तो क्षेत्रों में कारीगर और कारखाने, मजदूरों की संख्या काफ़ी बराबर हो गई। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। मतलब जो उद्योगपति थी उनकी अपनी संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति नहीं थी। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली घंटे निश्चित हों, ऐसा इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़े कारखाने पर नियंत्रण दृष्टि बनाए रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों का उल्लंघन को रोक पाने में असफल थे।
कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉप में काम की सिर्फ 15 घंटे तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10-12 घंटे की शिफ्ट में ही काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था उपलब्ध थी। तो बच्चों, उस समय मजदूरों की स्थिति बहुत ही खराब थी। उन्हें 15-15 घंटे कार्य करना पड़ता था। हालांकि गवर्नमेंट ने प्रयास किया था कि उनके समय की सीमा, जो काम करने की समय सीमा है, उनके घंटों को निश्चित किया जाए, लेकिन वो असफल रहे। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। ये बेटा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, सब बच्चे इस बात को ध्यान देंगे। ये जो है कि वो 15 घंटे तक कार्य करते थे। ये थोड़ा सा छोटे क्वेश्चंस में आ सकता है हमारा, तो ये इम्पोर्टेंट है। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफी अंतर था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जोर रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। पुरुषों के वेतन के सापेक्ष आधे से 3/4 तक। मजदूरों के बीच मौजूदा फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता है। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत ही कम थे। तो बच्चों, जो मजदूर काम करते थे उनमें जो धातुकर्मी मजदूर थे, जो धातु का कार्य करने वाले, वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते। क्यों? क्योंकि उनमें निपुणता होती थी। वो हाथ के कारीगर थे, वो उनमें ज़्यादा निपुणता होती थी। दूसरा, जो 1914 में जो है फैक्ट्रियों में औरतों की संख्या 31% थी जो काम करते थे, लेकिन उनकी जो मजदूरी है वो बहुत ही कम होती थी पुरुषों के मुकाबले। कितनी? आधे से 3/4। समझ आ रही है आपको? तो ये बहुत ही कम उनकी सैलरी होती थी, मतलब वेतन होता था। इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता था या उन्हें संचालकों से कोई शिकायत होती थी, तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। सन 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी हड़तालें काफ़ी बड़ी संख्या में आयोजित। तो जब कोई उन्हें नौकरी से निकाल देता था तो या उनके खिलाफ शिकायत हो जाती थी तो हड़ताल हो जाती थी। तो ऐसी हड़तालें 1896 एंड 7 में कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में काफ़ी ऐसी हड़तालें। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों एवं सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का आधिपत्य था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत प्राप्त थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के परिणाम से प्राप्त थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। उदाहरण के रूप में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की जमीन छीनकर किसानों के बीच वितरित कर दी जाए। ये देखिए बेटा, ये मेन अंतर है जो फ्रांस की क्रांति है और
रूस की क्रांति है उसके बीच ये मुख्य अंतर है कि जो फ्रांस में थे, फ्रांस के किसान तो नवाबों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उनका सम्मान करते थे, जबकि रूस में जो है वो ना ही तो नवाबों का सम्मान करते थे और बल्कि उन पर जो है हावी रहते थे, उन पर जो है उनका सम्मान नहीं करते थे। तो कोशिश करते थे कि उनकी ज़मीन भी हमें ही मिल जाए। अधिकांश किसान लगान भी नहीं चुकाते थे। ये बेटा कुछ इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इन्हें आप अंडरलाइन अवश्य करें। कुछ जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिण रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटित हुई, जबकि 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटी। समझ आई? रूस में रूस के किसान यूरोप के अन्य किसानों की तुलना में एक लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी भूमि को अपने कम्यून को सौंप देते थे। कम्यून यानी मीर एक पद होता है और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की जरूरत के हिसाब से किसान को भूमि वितरित करता है। फिर है रूस में समाजवाद। रूस में वर्ष 1914 में पहली राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। पहले जो राजनीतिक पार्टियां बनी थी 1914 के पहले, वो सब गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1858 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी का गठन किया। ये जो है ये बेटा इम्पोर्टेंट है। 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन हुआ, किंतु पार्टी को सरकारी आतंक के कारण गैर कानूनी संगठन के रूप में कार्य करना पड़ता था। कुछ समय पश्चात इस पार्टी ने अपना अखबार निकाला और मजदूरों को संगठित कर हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए। कुछ रूसी समाजवादियों का मानना था कि रूसी किसान स्वाभाविक रूप से समाजवादी हैं, जिनका मुख्य कारण इनके द्वारा समय समय पर भूमि का वितरण करना है। इस आधार पर यह माना गया कि रूस में क्रांति की मुख्य शक्ति मजदूर न होकर कृषक रहे होंगे। मतलब जो हमने अब तक पढ़ा उससे ये सिद्ध हुआ कि जो क्रांति की जो मुख्य शक्ति है वो मजदूर न होकर कौन है? किसान है। किसान रहे थे। 19वीं शताब्दी में सोशल रेवोल्यूशन पार्टी, ये देखिए, का गठन किया गया। ये दूसरी पार्टी का गठन हुआ। कौन सी शताब्दी में? 19वीं। इस पार्टी में कृषकों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया तथा मांग की कि सामंतों द्वारा अधिकृत की गई भूमि कृषकों को वापस करनी चाहिए। ये किसानों ने संघर्ष किया था, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया था कि उनकी जो भूमि है उन्हें वापस लौटा दी जाए। लेनिन जो कि एक लोकतंत्रवादी थे, ये लेनिन एक इसमें मुख्य नेता था जो कि रूसी क्रांति में इसका बहुत बड़ा योगदान भी रहा। ने महसूस किया कि वित्तीय मतभेदों के कारण कृषक एक संयुक्त समूह नहीं था। इस विभेद के कारण ये लोग समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकते थे। कालांतर में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी दो भागों बोल्शेविक और मेंशेविक में विभाजित की गई। ये वाली पार्टी किसमें विभाजित की गई? बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का नेतृत्व लेनिन द्वारा किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बोल्शेविकों यानी लेनिन जिसका नेता था जिस पार्टी के, उनका इस रूसी क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। लेनिन के अनुसार जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी को अधिक अनुशासन में रहना चाहिए तथा अपने सदस्यों की संख्या पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। जबकि मेंशेविक का मानना था कि पार्टी के सभी सदस्य को
सभी को सदस्यता मिलनी चाहिए, जिस प्रकार जर्मनी में सभी को मिल रही है। तो दोनों ही पार्टियों के विचार अलग अलग थे। बोल्शेविकों का विचार था कि वो अनुशासन में रहें और जो है सब जो सदस्य हैं उन पर नियंत्रण है, जबकि मेशेविकों का मानना ऐसा नहीं था। फिर उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। 1905 में बेटा रूस में क्रांति हुई थी, जिसके बारे में हम जो 1905 की क्रांति है उसके बारे में अब हम जानेंगे। जारवाद का संकट। 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस निरंकुश राजशाही था और जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। 1905 में क्रांति के समय सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों ने कृषकों के साथ मिलकर कार्य किया तथा एक संविधान की मांग की। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत उन्हें राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीदियों का मुस्लिम बहुलक क्षेत्रों में भी समर्थन मिला। यह वर्ग अपने समाज में आधुनिक इस्लाम की इच्छा रखता था। 1904 में रूसी मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई, क्योंकि इस समय आवश्यक वस्तुओं के दामों में तीव्रता से बढ़ोतरी हो गई थी। इसमें अनेक वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। मजदूर संगठनों के सदस्यों में तेजी से वृद्धि हुई। 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूतिलोव आयरन वर्क से हटा दिया जाने के कारण मजदूरों ने आंदोलन करने की घोषणा कर। तो बच्चों, जब 1904 में 4 सदस्यों को हटा दिया गया आयरन वर्क से, तो मजदूरों ने उसके खिलाफ आंदोलन कर दिया। कुछ ही दिनों बाद सेंट पीटर्सबर्ग के लाखों मजदूर वेतन में वृद्धि, कार्यस्थिति में सुधार और काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे किए जाने की मांग को लेकर भी उन्होंने हड़तालें की। क्योंकि जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था कि मजदूरों के जो काम का समय है वो निश्चित नहीं था। 15-15 घंटे तक वो लगातार कार्य करते थे। तो अब मजदूर जागरूक हो गए थे और उन्होंने अपने काम के घंटे की जो है घटाने के लिए मांग की और साथ ही अपने वेतन की बढ़ाने की भी मांग की। वर्ष 1905 को रविवार के दिन पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस जार के महल विंटर पैलेस के समक्ष पहुंचा। कहाँ पहुंचा? विंटर पैलेस। तब कोसेक्स एवं पुलिस द्वारा मजदूरों पर आक्रमण कर दिया गया। इस घटना में बहुत सारे मजदूर मारे गए और कुछ घायल हो गए। इतिहास में इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि खूनी रविवार, आमतौर पर यह क्वेश्चन आ जाता है कि खूनी रविवार क्या है या खूनी रविवार की घटना के बारे में बताओ। इस तरह से ही छोटे क्वेश्चंस में आ जाता है। इसके उपरांत इस प्रकार की कई घटनाएं घटने लगी जिन्हें वर्ष 1905 की क्रांति की संज्ञा दी। इस तरह की जो छोटी छोटी घटनाएं घटी उन्हें क्रांति की संज्ञा दी। वर्ष 1905 की क्रांति के समय जार द्वारा एक निर्वाचक परामर्शदाता संसद का ड्यूमा के गठन को मंजूरी दी गई। फैक्ट्री मजदूरों को अत्यधिक ट्रेड यूनियन और ट्रेड फैक्ट्रियों की क्रांति के पश्चात अस्तित्व में रहे। वर्ष 1905 के बाद अधिकांश कमेटियों और यूनियनों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण ये अनधिकृत रूप से कार्य करने लगे। जार ने पहली ड्यूमा 75 दिन और दूसरी 3 महीने के अंदर बर्खास्त कर दी। तो उसने 75 दिन में पहली ड्यूमा और दूसरी जो है 3 महीने में बर्खास्त कर दी। जार नहीं चाहता था कि उसकी संप्रभुता पर किसी के द्वारा सवाल किए जाए। जार द्वारा मत देने के अधिकार से संबंधित कानून को बदल दिया गया और तीसरी ड्यूमा में जार द्वारा रूढ़िवादी नेताओं को नियुक्त किया गया। उल्लेखनीय है कि क्रांतिकारी एवं उदारवादी नेताओं को इससे बाहर रखा। तो अब आता है जार शासन का अंत।
ये तो जार कार्य थे अभी हमने जो आपके पढ़े। तो अब आता है जार शासन का अंत कैसे हुआ। रूस के लंबे समय के निरंकुश राजशाही शासन था, जिसकी स्थापना 1325 से 40 में हुई। जार शासक राजत्व के दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखते थे। रूस की क्रांति में के समय जार निकोलस द्वितीय का शासन। 1917 में जार शासन का अंत इन कारणों से। प्रथम विश्व युद्ध में हार दुखदायी और शर्मनाक। रूसी सेना 1914 और 1916 में जर्मनी एवं राष्ट्रीय में बुरी तरह हारी। फसलों और इमारतों की बर्बादी के रूप में 3 करोड़ शरणार्थी हो गए। इस स्थिति में जार और सरकार द्वारा अलोकप्रिय बना दिया गया। सैनिक ऐसा युद्ध नहीं चाहते थे। रूस में अपने उद्योग जैसे वैसे भी बहुत कम थे और युद्ध के दौरान बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का अधिकार हो गया था। तो अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध के लिए बुलाया गया। परिणामस्वरूप श्रमिकों की कमी और आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करने वाली छोटी इकाइयाँ बंद हो गई। अनाज अधिकतर आपूर्ति सैनिकों के पेट भरने के लिए भेजी गई। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर दंगे सामान्यतः हो। तो ये सब रीज़न थे बच्चों जो कि रूस की क्रांति का कारण बना, जो जार का जो है अंत का कारण बना। फिर है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस समूह के रूप में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, तो दूसरे समूह के रूप में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे। बाद में इटली और रोमानिया भी इस समूह में सम्मिलित हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। तो ये भी हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है बच्चों कि जो युद्ध था वो रूस के बाहर, मतलब यूरोप में जो छोटे छोटे ये युद्ध चल रहे थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस, इनमें इसके अलावा ये जो है यूरोप से ये छोटे छोटे जो क्रांतियाँ थी ये बाहर भी फैल गई, जो कि एक विश्व युद्ध का रूप ले गई। प्रारंभ में इस युद्ध को रूस के नागरिकों का काफ़ी समर्थन प्राप्त हुआ। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उनके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, लेकिन क्योंकि सेंट पीटर्स जर्मन था। ये देखो बेटो, ये ध्यान रखना है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया, पेट्रोग्राद। जरीना अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होना और उसके घटिया सलाहकार, विशेष रूप से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चों पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चों की लड़ाई से पृथक थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों में लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मारे जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों को मनोबल तोड़ दिया। 1914-16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय का सामना करना पड़ा। 1917 तक 70 लाख लोग मर चुके थे। पीछे हटी रूसी सेना ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन सेना वहाँ टिक न सके। इससे बच्चों सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि काफ़ी लोग तो युद्ध में मरे ही, और आपको जैसा कि पता है युद्ध से आर्थिक हानि भी होती है। और जब वो काफ़ी मतलब जो रूसी सेना थी वो जब पीछे हटने लगी तो उन्होंने रास्ते की जो इमारतें हैं, फसलें हैं, उन सबको नष्ट कर दिया। जब वो सब नष्ट हो गई तो संभवतः फसलें जब नष्ट हो गई तो अनाज की दिक्कत आ गई, नहीं अकाल की स्थिति आ गई। एक तरह से फसलों और इमारतों
के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन परिस्थितियों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे युद्ध में भाग लेना नहीं चाहते थे। लंबे समय तक युद्ध होने के कारण सिपाही युद्ध से तंग आ चुके थे। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का आधिपत्य है। जिस समुद्र से सामान आता था उस पर जर्मनी लोगों का अधिकार हो गया था। तो यह जो है मुख्य बात है। तो इस चीज़ों का बेटा सब बच्चे ध्यान रखें। यूरोप के अन्य शेष देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेजी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले पुरुषों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिससे देश भर के मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों को पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजे जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की कमी होने लगी। 1916 में सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर लड़ाई होने लगी, झगड़े होने लगे। जब फसलें काट दी गई, बहुत सारे लोगों को युद्ध में लंबे समय तक छोड़ दिया गया और सैनिकों के लिए जो है अनाज भेजना बहुत ही आवश्यक था। वहाँ अनाज भेज दिया जाता था, तो संभवतः जो है अनाज की कमी हो। फिर है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। सन 1917 में सर्दियों में रूस की राजधानी पेट्रोग्राद की स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। नेवा नदी के दाएं तट पर मजदूरों के लिए कारखाने और क्वार्टर और विंटर पैलेस एवं सरकारी इमारतें बाएं तट पर थी। 1917 में अत्यधिक ठंड के कारण रूस में खाद्य पदार्थों की भारी कमी हो गई। संसदीय प्रतिनिधि यह नहीं चाहते थे कि जार द्वारा ड्यूमा को भंग कर दिया जाए। ठंड के कारण भी वहाँ पर जो है बच्चों अनाज की कमी हो गई। कुछ तो वो युद्ध की स्थिति के कारण हो गई थी, कुछ ठंड के कारण भी हो गई। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी कर दी गई। ये 22 फरवरी जो है इम्पोर्टेंट डेट है। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूरों ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। बहुत सारे कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों की कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते असंख्य लोग सड़कों पर जमा हुए। जब ये बहुत सारी समस्याएं आ गई जनता के सामने, तो उन्होंने इसके विरुद्ध जो है नारे लगाने आरंभ कर दिए। सरकार की स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया गया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आंदोलन हुआ। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। ठीक है, यहाँ से जो है पेट्रोग्राद सोवियत जो है उसका जन्म हुआ। जार ने 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश में शासन चलाने की अंतरिम सरकार बना दी। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वैश्विक के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 में राजशाही की गद्दी को हटाने के वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथ में। तो 1917 में जो है जो झंडा किसके हाथ में था? पेट्रोग्राद की जनता। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ाएंगे
सब बच्चे जितना पढ़ाया गया है उसे ध्यान से देखेंगे और साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं उन्हें भी वो अपनी किताब में मार्क करेंगे, ताकि आपको याद करने में और इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने में आसानी हो। धन्यवाद।